चलो अपन ने फ्रॉग कंप्लीट कर लिया, कोई पूरा कंप्लीट एम्फीबियन कैरेक्टर है। तो एनिमल किंगडम के अंदर कल डिटेल करा एम्फीबियंस का। इसके बाद रेप्टाइल्स हैं और लास्ट में एवीज हैं, ठीक है ना। मैमल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं डिटेल में, सारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो मैमल्स की फिजियोलॉजी कंप्लीट ना। एम्फीबियंस में हमने क्या पढ़ा कि ये लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसा होता है, दे आर क्रॉलिंग एनिमल्स। एवीज की खासियत क्या होती है, दे आर यूजुअली बर्ड्स, कैन फ्लाई, हैव फेदर्स, यही होती है। फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात हटा दो तो बाकी सब जनरल कैरेक्टर्स तो यही है। उसके बाद एम्फीबियंस में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, 3 चेम्बर हार्ट, ठीक है। बाइसेस में कितना था बेटा, 2 चेम्बर। रेप्टाइल्स में कितना हो जाएगा, 3 चेम्बर। बर्ड्स में कितना हो जाएगा, 4 चेम्बर। रेप्टाइल्स में यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, इट हैज 4 चेम्बर्स, ठीक है। क्रोकोडाइल में क्या है, 4 चेम्बर। हालांकि वैसा एग्जैक्टली नहीं है जैसे ह्यूमंस में है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, बट अभी जनरल क्वेश्चन में एनसीईआरटी के हिसाब से 4 चेम्बर। उसके बाद रेप्टाइल्स और एवीज के अंदर और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आएगा, दे आर पोइकिलोथर्म्स, दे आर आल्सो पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म का मतलब क्या होता है, कौन से, कोल्ड या वार्म। लेकिन बर्ड्स क्या हो जाती हैं, होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड। ठीक है। इनके एग्स हमने कैसे पढ़े थे, एग्स कैसे होते हैं इनमें, हैव जेली कोट, क्योंकि उसको पानी में रिलीज किया जाता है ना, तो कहीं डैमेज ना हो जाए, तो एक तो पानी में प्रॉपर्ली फ्लोट भी करेंगे, टक्कर भी नहीं खाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। रेप्टाइल्स में कैसे होते हैं, विद लेदरी शेल। और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, है ना, मूवमेंट, लोकोमोशन, एंडोक्राइन, टेट्रापॉड्स, सब में करीब करीब चीज़ें सेम चलती हैं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या है, तो ये सब इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल बताओ, फ्रॉग और टोड, सैलमेंडर, यहाँ पर एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ठीक है, वाइपर्स, पाइथन्स, बहुत सारे। एवीज, बर्ड्स का नाम फेमस, क्रो, पिजन। पीछे का सेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ। तो और क्या पढ़ा है ना उससे पहले, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जस्टिस का पोजीशन बताया था ना। देखो देखो देखो, मिला।
रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि दोनों अटैच्ड हैं। यहाँ पर टेस्टिस लगी है और ये किडनी है, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, अब टेस्टिस में से गैमीट्स आते हैं, दे ट्रांसफर टू द टेस्ट टू दी ट्यूब्स, और ट्यूब्स के थ्रू यूरिन के साथ बाहर आता है, और यूरिन के अंदर में आता है ट्रांसफर्स ट्यूब्स के ऊपर यूरिन फेरेटिक्यूल्स लगे होते हैं। कल का लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला देखा तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल नहीं है, वो स्क्रीन पे करा है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया चार्ट? दिस फिनिशेस योर क्लासिफिकेशन, है ना? हुआ था ना क्लासिफिकेशन खत्म हो गई। पहले बहुत टेंशन रहती थी, तो बहुत लिमिटेड सिलेबस कर दिया मैंने, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। संडे को आपके टेस्ट में भी यही आ रहा है, एनिमल एंड प्लांट क्लासिफिकेशन, ओनली 2 चैप्टर्स। हो गया? चलो, और कुछ डाउट हो तो क्लासिफिकेशन इज फिनिश्ड। देखो कुछ पूछना हो तो। अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो।
सर्कस लिखवाया था। अभी क्लासिफिकेशन वाला जो यूनिट है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें चैप्टर 1 आप रीड करना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत जनरल पॉइंट्स हैं समझने के लिए, रीडिंग करने के पॉइंट्स हैं। जैसे एक पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से बताओ? मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यही हैं ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। ये नॉन लिविंग में कभी नहीं पाए जा सकते। और ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग है। और रिप्रोडक्शन इसलिए नॉन डिफाइनिंग है क्योंकि उसमें एक्सेप्शंस है, ऐसा नहीं कि वो नॉन लिविंग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रीजंस है कि हमने इनको क्या। अब उसके अंदर एक एग्जांपल उन्होंने क्या दिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स क्यों पाए जाते हैं। What is the reason why a living organism possesses all these characters? Can anybody tell me the answer? Due to several cellular interactions. Due to interacting molecules. Inside the ठीक है, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं उसकी वजह से। उन्होंने ये भी लिखा आपके लाइन कि एक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक इंडिविजुअल सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि टिश्यू जो बनता है वो उन सेल्स के आपसी इंटरैक्शन से बनता है। इसी तरीके से एक सेल के अंदर जो उसके ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है जो उसके कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी वो सिर्फ कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स में वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, मतलब समझे इस बात का कि अगर आप किसी सेल ऑर्गेनल को देखो, जैसे गोल्जी बॉडी देखो, या आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, या आपने लाइसोसोम देखा। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? एक मेम्ब्रेन और अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो एक मेम्ब्रेन है, आज आप एक मेम्ब्रेन बना सकते हो? मैं आपको प्रोटीन और लिपिड ला के देता हूँ, आप बना दोगे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यू कैन नॉट मेक इट। तो उन्होंने कहा ये सब चीज़ें हैं। और एवोल्यूशन तीसरी प्रॉपर्टी है जो ह्यूमंस में और देखी जाती है ना, प्रॉपर्टी वो भी देखी जाती है एवोल्यूशन के अंदर कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे इवॉल्व, ऑर्गेनिजम्स दे इवॉल्व अलोंग विद टाइम, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखा जा सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा सा उसको चैप्टर को रीड करते रहो, you'll understand lot of things। ठीक है, एक उसके अंदर और चीज़ है, अगर आप लोग बाई चांस जानना चाहो तो लिख सकते हो। आपको मैंने बताया था कि 1753 से पहले जितने भी नॉमेनक्लेचर्स किए गए थे प्लांट्स के, उन्हें प्रायोरिटी मिल जाती है। ठीक है, ये बताई थी ना बात आपको, प्रायोरिटी मिल जाती है, एक्सेप्टेंस प्रायोरिटी के बेसिस पर है, उनका रियल नेम वो नहीं। ठीक है, और 53 के बाद जो नाम आए थे प्लांट्स के, उनको हमेशा एक्सेप्टेंस तभी मिलेगा जब वो रूल्स के हिसाब से होंगे, है ना। आपने 53 से पहले कोई नाम रखा था जो रूल्स के हिसाब से नहीं था, फिर भी हमने उसको एक्सेप्टेंस दे रखी है। लेकिन 53 के बाद जो नाम है, अगर वो रूल्स के हिसाब से नहीं है तो उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी ही नहीं। और एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं कि हम उसी को फाइनल नाम मानेंगे, फाइनल तो हमने नया बना लिया है, प्रायोरिटी दे देंगे कि आप उसको ये भी बोल सकते हो। मान लो आज गवर्नमेंट रूल निकाल दे कि किसी का घर पेट नेम आज के बाद वैलिड नहीं माना चाहिए। ठीक है, और अब तो मैंने कई जगह ऐसे हो गए कि हम लोग तो लोगों को उनके पेट नेम से जानते हैं। और वो अपने दोस्त है यार, रामू बबलू, उनके घर के नाम से जानते हैं, चिंटू, उसका रियल नेम क्या आपको तो पता भी नहीं होता, है कि नहीं अपने। तो अब हमने एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, आगे तो आप रख भी नहीं सकते कि सर मैंने तो आज सुबह ही नाम रखा और ये तो रूल कल रात को 12 बजे से लागू हो गया, तो मानेंगे ही तुम्हारा नाम, रख ही नहीं सकते। लेकिन आज रात के कल रात 12 बजे से पहले अगर तुमने नाम रखा है तो उसे प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन नया नाम तो हम रख ही छोड़ेंगे। तुमने बात समझ में? और ये चीज़ एनिमल्स में 58 के बाद। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से मतलब भाई आज आप सेलुलर मेटाबॉलिज्म की
की बात करते हो तो वहाँ पे इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से तो प्रॉपर्टी डेवलप हुई है। अगर आज मैं आपको सपोज माल्टेज एंजाइम दे दूँ, है ना, और एक माल्टोज शुगर दे दूँ आपकी लैब में, तो क्या आप उसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते? ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो उसे क्या बोलेंगे? उसे लिविंग रिएक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो होती है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म। हाँ सर एक डाउट है मेटाबॉलिज्म में इन सम एनिमल्स बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ये एनालिटिक्स की कहा तो भाई। हाँ विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, इसका क्या मतलब है? विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स का रिपीटेशन मतलब जैसे सेगमेंटेशन का मतलब वो ये कह रहा है, जैसे अगर आप टेपवर्म की बात करो तो टेपवर्म में क्या हो रहा है बेटा, ये देखो ये टेपवर्म, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है, ये भी मेटामेरिज्म ही शो कर रहा है, ठीक है, ये भी तो ट्रू मेटामेरिज्म शो कर रहा है, अंदर से भी सब सेगमेंटेड ही है कि नहीं? इसके पास अपने सेक्स ऑर्गन्स हैं, अपने गैमीट्स बना रहा है, अपना फर्टिलाइजेशन कर रहा है, सब कुछ है। अब आप एनालिटिक को देखो, ये क्या है उसका बीच में, ये क्या है बेटा? ये ट्रू सेगमेंटेशन है कि नहीं है? अब इन सेगमेंट में भी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी डाइजेस्टिव, रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन हो रहा है, ये होना जरूरी है ट्रू मेटामेरिज्म। क्या वापस बोलना है? Could the number of eggs or young ones produced by an oviparous and viviparous mother be equal? हाँ, इसका आंसर आपके 12th की बुक में भी दिया हुआ है, बताओ कौन बताएगा? क्या इक्वल हो सकता है? सेम हो सकता है क्या नंबर? नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। वीवी पेरी के अंदर नरिशमेंट कहाँ से आता है? मदर से आता है। क्या मदर इतना सारा नरिशमेंट देती है जितने एग्स बनते? और दूसरा एग्स के साथ इशू क्या है? They are subjected to be killed by their predators. होता ही है। इनको ज़्यादा नंबर में बनाया जाता है। पढ़ें आगे, लाइकेंस पढ़ें। देखो लाइकेंस हम एक एसोसिएशन को बोलते हैं जहां पर लाइकेन क्या है? बेसिकली इट इज एन एसोसिएशन। ठीक है, किसके बीच में है? एल्गल और फंगल एलिमेंट। यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे, तो एक प्रकार का एसोसिएशन है ये। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक होता है फाइकोबायोन्ट जो कि एल्गल पार्ट है, और एक होता है माइकोबायोन्ट जो कि फंगल पार्ट होता है और मेजर पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप लाइकेंस के अंदर देखो, अगर हम ऐसे कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, लेकिन हम अगर इमेजिनरी वैल्यूज बनाएं तो करीब 85% इज फंगस एंड अराउंड 15-20% इज एल्गल पार्ट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशनशिप है जहां पर एल्गी को क्या मिलता है? इट गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फंगाई
And what does fungi get in turn? Gets food from, सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल है। अगर हम इस लाइकेन एसोसिएशन को तोड़ दें तो कौन जिंदा रहेगा, एल्गी या फंगाई? फंगाई तो मर जाएगी ना, क्योंकि फंगाई हेटेरोट्रॉफ होती है, इसलिए इसके अंदर फंगस ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको किसकी जरूरत ज्यादा होती है? Now, if you see the structure is thyroid. स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा इसका? स्ट्रक्चर इज थाइलॉइड, थैलस जैसा। चूंकि ये थाइलॉइड स्ट्रक्चर या थैलस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम इसको रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो एल्गी की प्रॉब्लम थी वो फंगस की भी प्रॉब्लम है, दोनों थैलोफाइट्स में ही आते हैं तरीके से। तो ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। नाउ इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, see the structure of a lichen, it has 4 zones. It is differentiated into 4 zones. First is the upper cortex. इसके अंदर it is tightly woven fungal hyphae, no intercellular space. कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और फंगल लाइफ एकदम इतने ज्यादा टाइटली गुज जाते हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, गॉट इट? तो ये बहुत टाइट स्पेस क्लोज कर लेते हैं, मतलब नो इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है कि बहुत लिमिटेड, ना के बराबर, ठीक है? दूसरी चीज कौन सा जोन होता है? एल्गल जोन। इसके अंदर क्या होता है? एल्गी इज प्रेजेंट प्लस फंगल हाइफे लूजली वूवन। और ये जो फंगल हाइफे होते हैं, इनके फंगल सेल्स जो होते हैं, ये एल्गी के अंदर धंस जाते हैं और उसके साथ हॉस्ट्रिया बना लेते हैं, उससे नरिशमेंट खींचना शुरू कर देते हैं, ठीक है? The third zone is the medulla zone. Medulla zone has again loosely woven, woven मतलब गुथे हुए, ठीक है? Loosely woven fungal hyphae. And then there is a lower cortex. It has again tightly woven fungal hyphae. इसी के साथ rhizoids present, which will help in absorption. ऐसे पड़ा हुआ है, आज लीफ में अपर और लोअर एपिडर्मिस होती है ना, फिर भी सनलाइट तो जाती है ना, आराम से जाएगी। इसको तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऐसी चीज को अंदर जाने से रोकना है, बाकी सेल्स हैं तो लाइट की तो पेनिट्रेबिलिटी रही। हो गया?
अब लाइकेंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज अबाउट देयर रिप्रोडक्शन. हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइकेंस का सेक्शन थोड़ा सा, है ना लाइकेंस के बारे में दिया हुआ है स्टार्टिंग में. अब लाइकेंस के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है? 3 तरीके से. ठीक है, लाइकेंस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल. तीनों मिलती हैं इसमें. वेजिटेटिव कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव किसके द्वारा होगा? फ्रैगमेंटेशन द्वारा. एसेक्सुअल किसके द्वारा होगा? बाय स्पोर्स. अलग ही तरीके के स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर, लेकिन तो जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स. ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि इन लाइकेंस यूजुअली द फंगस इन्वॉल्व belongs to Ascomycetes and Basidiomycetes. मेजरली कौन सा होता है? Ascomycetes. ठीक है. तो जो लाइकेंस जब आप रिलेशनशिप वाली देख रहे हो उसमें जितने भी एल्गी होते हैं फंगस होती हैं वो फंगस ज्यादातर एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग कर. तो यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बाय एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है. ठीक है, देयर बाय एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स. प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडीज, जैसी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं. ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पर बनेंगी इस तरीके से ऊपर की तरफ आकर के फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी ऐसे. ठीक है, इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी, उसमें से एस्कोस्पोर्स और ये सब निकलेंगे. ठीक है, देखिए. अब उसके बाद में टाइप्स ऑफ लाइकेंस आते हैं. टाइप्स ऑफ लाइकेंस 3 बेसिक टाइप के लाइकेंस हम जनरली देखते हैं. क्रस्टोशियस, फोलियोस, फोलियस या फोलियोज या क्रस्टोशियस. डिफरेंट वेज में इसको लिखा जाता है, बट इसका मतलब यही है कि एक वो थी जैसे क्रस्टोशियस लाइकेंस ज़्यादातर का समझने का मतलब देखो तो ये आपको बेयर लैंड्स पर ग्रो करती हुई मिलती है, एकदम क्रस्ट से चिपकी हुई रहती हैं, उस टाइप की होती है. ठीक है. फोलियोज जो होती हैं वो थोड़ा सा नेटवर्क बनाती हैं, वाटर रिटेन करती हैं, इस टाइप का काम करती हैं. ठीक है. फ्रक्टोसियस जो होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रूटिंग बॉडीज टाइप निकली हुई है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ ग्रोथ करी होती है, बड़ी सी लगती है. तो उस बेसिस पे 3 टाइप्स हैं इसके. हमें इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ नाम पता चल जाए तो ये बहुत है कि लाइकेंस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है. अब उसके बाद में आता है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया था उन्होंने. ठीक है. ये इस बेसिस पे नहीं कि कहाँ ग्रो कर रही है, देखने में कैसे लगती हैं. ठीक है. अब जैसे ये फोलियोज है, ये आप देखोगे तो इस टाइप से ना छोटी सी लीफ जैसी ग्रोथ के फॉर्म में आपको दिखाई देगी, इसका नाम रख दिया फोलियोज. क्रिटेशियस अर्थ के वो क्रस्ट के जैसे टुकड़े होते हैं ना वैसे पड़े वैसे दिखेगी. फ्रूटोसिस जैसे आपको ना उपहार जैसे मशरूम जैसे ग्रो नहीं कर रहे हैं वैसी ग्रोथ भी दिखेगी. तो
तो इस तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट्स या उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने इनको नाम दिए थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला हम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉल्यूशन इंडिकेटर, सबको पता है ना कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, एयर या वाटर? यहाँ पर लाइकेंस ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। So lichens do not grow in polluted areas. दूसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशंस। पाइनियर स्पीशीज है ये, है कि नहीं है? पाइनियर स्पीशीज सबसे पहले वहां पहुंचती हैं, लाइफ की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वहां पर पहुंचने वाली स्पीशीज पाइनियर। आज आपको कोई नया बिजनेस आइडिया आया, आपने अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने की सोची, आपने एक जगह ली, उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, आपने कंपनी स्टार्ट की, बाद में लोगों को आइडिया बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी कंपनीज आ गई उसके अंदर बाद में, लेकिन पाइनियर तो आप ही कहलाओगे ना, संस्थापक तो आप ही हो, उसने स्टार्ट किया सब कुछ। Third, making dyes used as fodder, medicines, कलर डाइज हैं वो बनाने में, कुछ मेडिसिन बनाने में, कई कुछ एसिड्स वगैरह जिनसे रिलीज होते हैं वहाँ काम आती है, एज अ फॉडर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर अपने क्वेश्चन में यहीं से ये दोनों अपने कोर्स में एनसीईआरटी में वहीं से। ठीक है भाई, लाइकन देख लो, बुक से कुछ पूछना हो तो। इसमें से अगर दोनों को अलग कर दे तो फिर वो एल्गल पार्ट में सरवाइव करता है। कर सकता है ना सर, फोटोसिंथेटिक पावर है उसके पास, लेकिन फंगस कैसे करेगा? बिगनिंग कंडीशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। कैसे? तो ये क्वेश्चन बनाया है कि अगर हमने दोनों को अलग कर दिया, ठीक है, एसोसिएशन को आपने तोड़ दिया, आज आपने कहा कि सर शार्क और जो फिशेस होती हैं वो उनके साथ भी एसोसिएशन होती है। अब शार्क के मुंह का लेफ्ट ओवर जो गिरता है वो खाती हैं, आज शार्क और ये अलग अलग हो जाए तो कौन भूखा रह जाएगा? लेफ्ट ओवर खा रहा था ना, शार्क की क्या फर्क पड़ रहा है, तो अपन तब भी जी वही चीज़ है। तो जब आप इस तरीके की रिलेशनशिप्स को पढ़ते हो तो जो ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो तो करेगा। ठीक है, आज आपने कहा कि राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में पाए जा रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे थे और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में चले गए। ठीक है, आज आपने कहा एसोसिएशन नहीं हुई तो क्या वो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में ग्रो नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। ज़्यादा ज़रूरत किसको है? लेग्यूमिनस प्लांट, उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो इस वजह से वो उसको एसोसिएशन बनवाता है नेचर में, है ना, बिकॉज इट रिलीजेस नॉट फैक्टर, वो केमिकल्स रिलीज करता है, इसी वजह से राइजोबियम अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया से अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो बैक्टीरिया नॉन फैक्टर रिलीज करते हैं, जब वो अंदर पेनिट्रेशन मिलती है उनको, ये होता है ना। ये एसोसिएशंस हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म उसको अलग कर देंगे तो वो तो फिर भी रह सकता है एसोसिएशन के अंदर। जो जब तक एसोसिएशन साथ में है तब तक भाई ये रहते ही साथ है तो उसको क्या कर सकते हैं। आपने एना पेना का रिलेशनशिप पढ़ा एजोला के साथ, पर क्या एना पेना अकेले नहीं रह सकती, नॉस्टॉक अकेले नहीं रह सकता,
ठीक है, जब साथ मिल रहे हैं तो एक और बेटर चीज बन रही है, बट इट डजंट मीन दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लाइकेन बुक में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन। पढ़ लिया उसको? क्या लिखा है? पढ़ा मैं पूछ लूँ। Lichens are symbiotic associations, that is mutually useful associations between algae and fungi. कौन सा? प्लस माइनस, माइनस प्लस, जीरो प्लस, क्या है ये? प्लस प्लस, दिस प्लस प्लस रिलेशन म्यूचुअली। The algal component is known as phycobiont and fungal component is mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators. They do not grow in microradiator. ठीक है, डायग्राम नहीं था बुक में इसलिए मैंने बना दिया। So now I finish the complete classification। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमल्स हो गया, वायरस हो गया, जितना है सब कुछ कंप्लीट। वायरस भी करा दिया आप लोग को, विद नोमेनक्लेचर भी करा दिया। नाउ विल मूव बैक टू सम बॉटनी, भी अपने कोर्स में है। तो इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलो आगे, पक्का। अब प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्लांट टिश्यूज, हमने जब एनिमल टिश्यू पढ़े थे तो हमने क्या कहा था कि एनिमल टिश्यूज के बारे में किसने सबसे पहले, सबसे डिटेल, फादर किसको बोलते हैं हम, क्या है एनिमल टिश्यूज के लिए किसको दिया था कंट्रीब्यूशन? फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लाइन, ये था हमारा कोर्स। हमने एनिमल टिश्यू से पढ़ना शुरू किया था। व्हाट वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कोर्स? दिस इज मैजिक ऑफ बायोलॉजी। जो करंट टॉपिक होता है ना, उसमें तो हमारे एंडोमाइकोराइजा लेवल तक के कनेक्शंस बने है ना, वेस्कुलर टिश्यूज तक के रिलेशन थे। और जो पुराना टॉपिक है ना, उसके साथ हम सेनिसेंस कर चुके हैं, एब्सिशन के लेवल पर आ चुके हैं। मतलब ही नहीं अपने को पढ़ा है कहीं, कुछ पढ़ा है। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, चलाओ थोड़ा सा टॉपिक। ठीक है ना, थोड़ा पढ़ना है उसको, घर जाके वापस कल बताओगे, पढ़ के आओगे। एनिमल टिश्यू, ठीक है, बिचेड, इनग्रू, ये सब नाम वहीं पे लिखवा दिए थे मैंने, एनिमल्स, प्लांट्स सबके लिखवा दिए थे फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर। तो वो पढ़ना है सेक्शन आपको इनिशियल। तो प्लांट टिश्यूज की खासियत क्या है? प्लांट टिश्यूज, देखो प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली टिश्यू लेवल तक ही बढ़ पाए, और टिश्यू सिस्टम उनके अंदर लास्ट डेवलप हुआ, उसके आगे ऑर्गन सिस्टम तक वो नहीं जा पाए। ठीक है ना? क्या होता है, हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे नीचे एटम, एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या बनाते हैं हम? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम। प्लांट्स यहीं पर अटक गए, इसके आगे इवॉल्व नहीं होता है। इसके बाद क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम। ऐसे चलता है ना, इकोसिस्टम, फिर बायोम, बायोस्फीयर, वो सब आगे की चीजें। तो यहाँ पर हम सेल से हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मानते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स एटॉमिक लेवल पर तो सब सेम ही है कि नहीं? एवरी पार्टिकल आप लोग कहते हो एटम्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब ये
चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब एटॉमिक लेवल पर तो सब सेम ही है कि नहीं? तो ये बेचारे टिश्यू सिस्टम से ऊपर गए ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले प्लांट्स का टिश्यू पढ़ते हैं और फिर उसका अरेंजमेंट जो है, जिस तरह से वो कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है, उसे हम टिश्यू सिस्टम में पढ़ लेते हैं, तो प्लांट कंप्लीट हो जाता है। तो प्लांट को टिश्यूज को कैसे डिवाइड किया गया? केवल दो सेट्स में डिवाइड किया, एक मेरिस्टेम और दूसरे टिश्यूज बने इसके परमानेंट टिश्यूज। एक बना मेरिस्टेम और दूसरा बना परमानेंट टिश्यूज। दो ही टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। मेरिस्टेम वो एरिया है जहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड्स। तो ये वो पार्ट है जहां पर सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। प्लांट में ग्रोथ लोकलाइज होती है, किसी सर्टेन एरिया में ही होती है। तो ये वो जगह है जहां पर सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, इसे हम मेरिस्टेम कहते हैं। और मेरिस्टेम से बनने वाले सेल आगे जाकर के क्या बन जाते हैं डिफरेंशिएशन के बाद? परमानेंट टिश्यूज। ऑन डिफरेंशिएशन the cells from meristem form permanent। तो मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि जब सेल मेरिस्टेम से बन के आएगा तब वो अनडिफरेंशिएटेड होगा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन अलॉटेड नहीं होगा। उसको ये नहीं पता होगा कि उसे आगे जाके क्या बनना है, उसका प्लांट में क्या रोल है। क्या पता उसे जाइलम बना दिया जाए, क्या पता उसे फ्लोएम बना दिया जाए, क्या पता उसे पैरेन्काइमा बना दिया जाए, क्या पता उसे कोलेनकाइमा बना दिया जाए, क्या पता उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदारी आ जाए। उस सेल को नहीं पता है, अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे परमानेंट टिश्यू में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते ही वो क्या हो जाता है? एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाता है। क्या करते हो? आई एम जाइलम। तो क्या करना होता है? पानी नीचे से ऊपर, न्यूट्रिएंट्स नीचे से ऊपर। तुम क्या हो? फ्लोएम। क्या करते हो? खाना ऊपर नीचे, लीफ बनाती है, उधर देख के आते हो। तुम क्या हो? एंडोडर्मिस। कहाँ की? रूट की। एंडोडर्मिस सेल में रूट के क्या करते हो? पानी को अंदर आने से रोकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या तुम्हारे पास? कैस्पेरियन स्ट्रिप। समझ रहे हो बात को? तो ये सब फंक्शनिंग कहाँ पर अलॉट हुई है इनको? इन दी परमानेंट टिश्यूज। ओके। तो ये जो अलॉटमेंट है इनका डिफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे इनडायरेक्टली आते हैं? ये तो बच्चों वाली लाइन हो गई। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज आपको प्लांट का कल्चर करना है, आप एक नया प्लांट लगाना चाहते हो, आपके पास लैबोरेटरी में माइक्रो प्रोपगेशन की फैसिलिटी है कि आप एक सेल से पूरा नया प्लांट बना सकते हो। तो आपके पास वो सेल कौन सा होना चाहिए? वो सेल हमेशा मेरिस्टेम का सेल होना चाहिए, क्योंकि वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है कि नहीं? आज मेरे को कहा गया कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक बच्चे को डॉक्टर बनाओ, तो मैं बच्चे को कहाँ से उठाऊंगा? 10th क्लास से उठाऊंगा, क्योंकि अभी उसने सब्जेक्ट लिया नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। अब मैंने कहा भेज दो, किसी को भेज दो, उसको बिठा के पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी क्लास में है? सर मैं तो 12th में हूँ। क्या सब्जेक्ट है तेरे पास? कॉमर्स। कॉमर्स के स्टूडेंट को मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं है इसको बनाना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता है, वो मेरे सब्जेक्ट के बारे में क्यों जानेगा कि सर आप ये सब क्या बोल रहे हो? मेरे को तो मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज है। क्लियर होगी बात? तो आज अगर आपने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम या फ्लोएम या किसी और से इस टाइप के डिफरेंशिएटेड टिश्यू के साथ छेड़खानी करी, तो वो तो साफ बोलेंगे सर हम तो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, ये आप क्या करना चाह रहे हो हमारे साथ? होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप मेरिस्टेम से सेल उठा के लाए कि बेटा क्या करते हो कि सर मैं तो 10th का स्टूडेंट हूँ, क्या लेना है सब्जेक्ट? पता नहीं, जो आप बताओ ले दूंगा। आज से तू बायो, तू डॉक्टर बन। अब उसका फोकस बायो की तरफ। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये जनरली होता है। लेकिन मान लो आपसे बोला जाए, यानी मेरिस्टेम ऑन डिफरेंशिएशन क्या बनाएगा?
परमानेंट टिश्यूज। ये लिखा मैंने, मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन पर क्या बना देगा, मेरिस्टेम के सेल्स डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यूज के सेल्स बना देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सपोज आज आपको एक पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला नहीं सर बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है। मैंने उससे पूछा बेटा क्या करते हो? कि सर मैं तो 11th में हूँ, 6 महीने से 11th पढ़ रहा हूँ। क्या सब्जेक्ट है बेटा? सर कॉमर्स। उसके कॉमर्स है, उसके पेरेंट्स चाहते हो डॉक्टर बन जाए, उसकी भी मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि नहीं सर मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे वो लगा कि थोड़ी टफ है, मैंने जल्दी में कॉमर्स ले ली, 3-4-6 महीने से पढ़ रहा हूँ, अब कुछ करो। अपने पास क्या ऑप्शन होगा? कोई बात नहीं, अपन फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। 4-6 महीने तो निकले, करवा देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको करवा देंगे। पहले उसको सारी कॉमर्स बुलवा दो, भूल जाओ ये सब चीज़ भूलो, और आज से बायोलॉजी पढ़ो, सेल पढ़ो, टिश्यू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। हमने उसको क्या किया, वो पहले से डिफरेंशिएटेड था, हमने उसको क्या कर दिया, डी डिफरेंशिएट। क्या किया? डी डिफरेंशिएट। मैंने उसको डी डिफरेंशिएट कर दिया। वो पहले से कुछ सब्जेक्ट ले चुका था, मैंने उसको कहा नहीं तू तेरा सब्जेक्ट चेंज कर। वो स्कूल में अगले दिन गया, एप्लीकेशन दे के आ गया कि सर मैं को कॉमर्स के लिए नहीं, मैं तो बायोलॉजी पढ़ूंगा। ये डी डिफरेंशिएशन कहलाती है। इज इट ओके? Now suppose if you change a permanent tissue, permanent tissues are already differentiated, okay? अगर आपने permanent tissue को into a new form convert कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? de-differentiation। कल तक उसको पता था एक सेल बन के आया, इमेजिन करो एक मेरिस्टेम से एक सेल बन के आया, क्या बनना है? एक काम कर दो, इसको है ना वो बना दो, मेडुला का सेल बना दो। तो वो आराम से गया और मेडुला का सेल बन गया। अब थोड़े दिन में कभी कोई सेल उसको उधर से धक्का देता है, कभी उधर से धक्का देता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक जगह में पहुंच गया। एक दिन सुबह सुबह उसके पास ऑर्डर आया, तू मेडुला का सेल है? हाँ मैं मेडुला का सेल हूँ, आज से तू कैम्बियम। ये क्या बात हुई? आज से तू कैम्बियम बन जा, कैम्बियम, और सेकेंडरी ग्रोथ कर। क्या किया आपने? उसको डी डिफरेंशिएट कर दिया। वो तो पहले से मेडुला का सेल था ना, पैरेन्काइमा बना हुआ था बेचारा, ऑलरेडी से पैरेन्काइमा था। उसको आपने बोला नहीं आज से तू कैम्बियम। आज से अगर वो कैम्बियम बन गया तो पैरेन्काइमा इज ऑलरेडी अ डिफरेंशिएटेड टिश्यू, एंड इफ यू फॉर्म अ सेकेंडरी टिश्यू फ्रॉम इट, फिर से आपने एक नया टिश्यू बना दिया, उसे कैम्बियम में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? डी डिफरेंशिएशन। अब वो डी डिफरेंशिएट हो गया, वो क्या बन गया? कैम्बियम। ठीक है, तो उससे कोई मिलना है, वही क्या था यार, पहले ना मैं मेरिस्टेम में बना, फिर मेरे को सबने कहा कि तुम पैरेन्काइमा हो और जाओ मेडुला में बैठ जाओ। मैं मेडुला में बैठ गया, बहुत दिन तक तो मैंने पैरेन्काइमा की तरह काम किया। फिर एक दिन मेरे पास ऑर्डर आया कि तू कैम्बियम बन जा। अब मैं कैम्बियम बन गया। तो फिर अभी तू क्या बना रहा है? अभी मैं यार वो नए मेडुला के सेल बनाता हूँ। अब वो जो नए मेडुला के सेल ये बनाएगा ना, उन सेल्स को आप क्या बोलोगे? वो भी नए सेल बनेंगे, वो भी डिफरेंशिएट होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर कोई नया सेल बनता है और डिफरेंशिएट होता है, नॉर्मली नया सेल बना मेरिस्टेम से और वो डिफरेंशिएट हुआ, तो आपने उसको परमानेंट टिश्यू बोला। लेकिन अगर कोई डी डिफरेंशिएटेड सेल नए सेल बनाता है और वो डिफरेंशिएट होते हैं, तो वो रीडिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब इसको बोला तो क्या बन गया आजकल? यार आजकल मुझे कैम्बियम बना दिया, तो तू क्या बनाता है? मैं थोड़े थोड़े नए मेडुला के सेल बनाता हूँ आजकल। अब वो जो नए मेडुला के सेल बना रहा है, वो क्या कहलाएंगे? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। गॉट इट? पक्का? तो एक तो वो सेल्स जिसे मेरिस्टेम ने बनाया और वो डिफरेंशिएट हुए, एक ऐसा सेल जो खुद डिफरेंशिएट हुआ डी डिफरेंशिएट हुआ, वो जो नए सेल बना रहा है वो क्या कहलाएंगे? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, आगे बात समझ। अब मान लो उस बच्चे को हमने किसी तरह पढ़ा करके, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को डॉक्टर बना दिया। अब वो डॉक्टर बनने के बाद और बच्चों को पढ़ा रहा है और उनको डॉक्टर बना रहा है, तो वो सब रीडिफरेंशिएटेड हो गया। क्यों? क्योंकि एक डी डिफरेंशिएटेड सेल ने उनको बनाया। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन
differentiation, de-differentiation and redifferentiation should be clear, क्योंकि इस पर MCQ आएगा. How many of the following cells are de-differentiated? How many of the following cells are redifferentiated? How many of the following cells are differentiated? पता ही नहीं है तीनों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस अब क्लियर है सबको. सेल्स के नाम लिखिएगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन से डिफरेंशिएशन से बने, कौन से डी डिफरेंशिएशन से, कौन से रीडिफरेंशिएशन. ये पूरा चैप्टर जब खत्म होगा तब आपको बताएंगे कि ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ये रीडिफरेंशिएटेड सेल्स है. सर ये जो डिवाइड करके फिर परमानेंट टिश्यू बनाएंगे ना, न्यूली फॉर्म सेल्स. ये परमानेंट टिश्यू था, ये डिवाइड करके मेरिस्टेम में बनेगा, ये वापस डिफरेंशिएट होंगे. हाँ तो सर वो भी परमानेंट टिश्यू है. बस वो परमानेंट नहीं बोल सकते, उनको रीडिफरेंशिएटेड ही बोलना पड़ेगा आपको. परमानेंट कैसे बोलोगे? परमानेंट तो फिर ही हो गया ना. हो गया? हाँ ये न्यूफॉर्म मेरिस्टेम. भाई ये तो तभी तो डिवाइड कर रहा है ना, लेकिन मेरिस्टेम नहीं लिख सकते इसको ऊपर. इसमें मेरिस्मेटिक एक्टिविटी पाई जाएगी, तभी तो डिवाइड करके नए सेल बना रहे हैं. डिवाइड करने की पावर केवल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ही होती है. ठीक है ना. तो उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं, पर हम आपको बताएंगे कि ये देखो ये टिश्यू बना, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम. इस तरीके से उनको नाम भी दिए जाते हैं. प्राइमरी मेरिस्टेम इससे बनता है, सेकेंडरी इससे बनते हैं, ये इससे बनते हैं. तो चैप्टर में आता जाएगा, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए. नाउ मेरिस्टेम is of three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. इसको कैम्बियम भी कहते हैं. Permanent tissues are of two types: simple, all cells of tissue are same. और एक होता है complex. The cells, there are different types of cells in tissue. There are different types of cells in tissue. सिंपल फिर तीन टाइप का है: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स फिर दो टाइप का है: जाइलम और
किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यू सिस्टम क्या होता है, वहां पर हम बताते हैं कि पैरेन्काइमा कहाँ है प्लांट में, कोलनकाइमा कहाँ है प्लांट में, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पर है प्लांट में, जाइलम कहाँ है प्लांट में, फ्लोएम कहाँ है प्लांट में, उसका अरेंजमेंट समझाते हैं, दैट इज टिश्यू सिस्टम। ये तो होता है आपकी बॉडी के अंदर कौन से सेल्स हैं, वो मिलके कौन सा टिश्यू बना रहे हैं, उस टिश्यू से कौन सा ऑर्गन बन रहा है, फिर आपकी बॉडी में वो ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये ऑर्गन सिस्टम होता है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया गया तो बताया ना कि इसके अंदर ये ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स यहाँ पर फिट हैं, इनमें इस टाइप का सेल होता है, उनके इस टाइप के फंक्शंस होते हैं, यानी उसका टिश्यू। ये तो करते हैं फिजियोलॉजी में, ये तो पढ़ते हैं आगे जाकर के। तो ये आपको समझा रहा है कि कहाँ पे टिश्यूज कौन कौन से हैं, और फिर टिश्यू सिस्टम में हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से प्लांट्स में अरेंज है और इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या पैटर्न्स हो सकते हैं अरेंजमेंट के। ठीक है, तो स्टार्ट करें, विल स्टार्ट विद द मेरिस्टेम। Now the मेरिस्टेम, फर्स्ट पॉइंट हम आपको लिख चुके हैं, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड्स। बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ ग्रोथ। प्लांट में लोकलाइज ग्रोथ होती है ना, तो लोकलाइज ग्रोथ होने के पीछे रीजन क्या है कि एक ही टाइप का टिश्यू है जिसके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है, और वो होता है मेरिस्टेम, और उसकी पोजीशन फिक्स है प्लांट के अंदर, इसलिए ग्रोथ जो होती है प्लांट में लोकलाइज मानी जाती है। आप में ग्रोथ कैसी होती है, जनरलाइज। विल शो ग्रोथ इन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, पूछना है मुझे, मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा बेटा, डेंस, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म मिलती है। डेंस साइटोप्लाज्म क्योंकि बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनल बहुत छोटे होते हैं साइज में, सेल्स आर स्मॉल। ठीक है, सेल्स आर स्मॉल, और जो भी चीज है इसके छोटे से साइटोप्लाज्म में, इसलिए साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। ठीक है, सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स। इसके सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, डू नॉट हैव वैक्यूल्स। देयर आर नो वैक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है, अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, और इसके अंदर जो सैप भरा होता है वो सैप सेल खुद बनाता है। तो जो चीज सेल ने खुद बनानी है, उस सेल खुद अभी बना, वो क्या बनाएगा यार, कर सकता है क्या? आज एक बच्चा पैदा हुआ, सुबह सुबह 5 मिनट बाद आपको इसकी सैलरी कितनी, अभी बॉर्न हुआ है यार, पहले बड़ा होगा, कोई फील्ड लेगा, चूज करेगा, कमाने लगेगा, तब बताएगा ना। आज ही पूछने बोलेंगे सैलरी कितनी, कोई बात हुई क्या? इट इज नॉट पॉसिबल ना, वो तो खुद अभी बनाए, तो वो चीज है। सैप में क्या होता है, जो चीज सेल खुद बनाता है, सेल ने तो खुद ने भी काम शुरू नहीं किया है, वो क्या बनाएगा, स्टोर किसमें लेकर। तो ये बेसिकली सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स। तो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड, सेल्स फॉर्म्ड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, सेल्स आर स्मॉल एंड सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स। इसके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं है, सेल ने कुछ बनाया ही नहीं अभी। जब बेटा सेल ने कुछ बनाया ही नहीं है, खाने पीने की कोई चीज ही नहीं है, तो क्या इस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करेंगे क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर एक्शन नहीं करते हैं, इसलिए दे आर यूजुअली फ्री ऑफ डिजीजेस, यूजुअली फ्री फ्रॉम डिजीजेस। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, और इन्हीं दो रीजंस की वजह से दे आर यूज्ड एज एक्सप्लांट। माइक्रो प्रोपोगेशन के दौरान एक्सप्लांट की तरह इसे यूज किया जाता है, और उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, इसके सेल्स जो होते हैं वो जनरली अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, और दूसरा दे आर डिजीज फ्री।
अगर किसी प्लांट क्रॉप पॉपुलेशन के अंदर अगर डिजीज लग गई है और हम चाहते हैं कि हम फिर भी भाई जैसे आपने बायोटेक की मदद से म्यूटेशनल ब्रीडिंग से बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ तैयार करी, आप उसको माइक्रो प्रोपगेशन से उगाया, सब कुछ अच्छा लगा, सब परफेक्ट था, अचानक से फंगल इन्फेक्शन हो गया। अब आप चाहते हो कि मैंने इतनी मुश्किल से प्लांट तैयार किया है, अगर ये फसल बर्बाद हुई वापस मैं म्यूटेशन करूंगा तो चांस है कि वो चीज़ ना हो पाए। म्यूटेशन इस बार चांस था, तो वो चांस की बात है। ये मेरे को इस टाइप का ऐसा रिजल्ट मिला, ये अगली बार नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। तो मेरे लिए इस प्लांट की जेनेटिक्स को प्रिजर्व करके रखना जरूरी है। तो आप उसके मेरिस्टेम के सेल्स निकाल के उसको प्रिजर्व कर लो, फसल बर्बाद हो गई कोई बात नहीं, फिर से प्रोपोगेशन करके फिर से नई फसल लगा सकते, क्योंकि आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल चाहिए प्रोपोगेशन में। आपने डिफरेंशिएटेड ले लिया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है इसके बारे में? कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास एपाइकल मेरिस्टेम है? बोनसाई मुझे तो मैं कर सकता हूँ कि बढ़ लेता है मतलब साइड पे स्कूल की होती है ना उनके अंदर, तो मैं कर दूंगा बड़ा, डोंट वरी। और कोई कहीं सुना हो ना हो, कहीं सुन लिया हो गलती से नाम आपने, कहीं चर्चा का विषय रहा हो। नेचुरली प्रेजेंट होना चाहिए। नेचुरली अग्री है। बोलो भाई, मैं बताऊं आंसर? हंसोगे तुम, बुद्धू हो तुम लोग। एल्गी, एल्गीज, एल्गी में कैसी ग्रोथ होती है? डिफ्यूज ग्रोथ, फैलती है, ऊपर नहीं जाती, बिकॉज इट लैक्स एपाइकल मेरिस्टेम। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या टेंशन लेते, कहाँ चले गए? सिंपल क्वेश्चन के सिंपल आंसर, इट इज बेसिकली। अब मेरिस्टेम के बाद मेरिस्टेम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि प्लांट के डेवलपमेंट के दौरान किस तरीके से मेरिस्टेम्स या टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। जैसे अपन ने एक रूट का टिप देखा, ठीक है, लोकलाइज ग्रोथ होती है, रूट टिप पर लोकलाइज ग्रोथ देखेंगे। तो रूट टिप के डायग्राम में एनसीईआरटी में आपके बनाया हुआ इस टाइप से कि एक रूट टिप है, ये जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन कहलाता है। दिस इज जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या डिवीजन, ठीक है। ये क्या होता है? जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, और ऊपर आता है जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। यहां पर सेल बनेंगे, यहां पर जाकर के साइज में बड़े होंगे, लेकिन डिफरेंशिएट स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पर जाने के बाद सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये सेल डिफरेंशिएशन का जोन है। और रूट में यहीं पर क्या निकली हुई दिखाई उन्होंने? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स डेवलप्स इन जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। ये नीट का क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन में।
तो रूट हेयर्स का डेवलपमेंट कहाँ से, अगर आप बॉटनी की बुक्स पढ़ो तो जोन इलोंगेशन से भी होता है, लेकिन हमें एनसीईआरटी की बात फॉलो करनी है कि रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द जोन ऑफ सेल मैच्योरेशंस। फिर इस जोन, क्योंकि ये जोन हवा में तो है नहीं कि कोई रेजिस्टेंस ना हो, ये जोन कहाँ पर है, मिट्टी के अंदर है, सॉइल पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करके आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसका डैमेज ना हो जाए इसलिए इसके ऊपर क्या पाई जाती है, रूट कैप। रूट कैप के जस्ट पीछे का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्विंसेंट एरिया। रूट कैप अगर डैमेज हो गई तो ये बनाने में मदद करता है। क्विंसेंट मतलब शांत, कोई एक्टिविटी नहीं है इसमें, लेकिन रूट कैप डैमेज हो गई तो ये बनाने में अगर रूट कैप डैमेज हो गई ना तो फिर यहाँ के सेल्स उसको बनाने में मदद, ये आगे आएगा डिटेल में, तो पढ़ेंगे कैलेप्टोजन, क्विंसेंट एरिया, सब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनती है। शूट टिप में यही होगा, तीनों जोन सेम नहीं होंगे बट डायग्राम उल्टा बनेगा उसमें, और उसमें रूट कैप की तरह शूट कैप नाम की कोई चीज नहीं, ठीक है। तो शूट के टिप को अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर सेल फॉर्मेशन है, यहाँ इलोंगेशन और यहाँ पर मैच्योरेशन है, इसलिए बनाया नहीं बुक में, जरूरत नहीं, ठीक है ना। उसमें ऐसे बनेगा फॉर्मेशन, इलोंगेशन और मैच्योरेशन, ऐसे चलेगा, ठीक है। कंसेप्ट सेम रहेगा, बस कैप नहीं होगी और हेयर्स नहीं होगी। Now in apical meristem is present in all plants except algae. Algae के अंदर नहीं, because algae they show diffused growth. फंगाई में भी नहीं होता है, पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए लिखा नहीं, फंगाई में भी नहीं होता है। Helps to increase the length of the तो प्लांट की लेंथ किस वजह से बढ़ती है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। एक प्लांट में नए नोड्स बनाने में मदद करता है, ठीक है। व्हाट इज अ नोड, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। ये रीजन ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं। तो नई नई नोड्स प्लांट में क्यों बनती हैं, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। पहले उसके पास 4 नोड दिया, 50 नोड है, क्यों है उसके पास ये सब नोड्स, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। आप एपिकल मेरिस्टेम काट दोगे तो प्लांट की हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी। आप मेरे को बताओ, प्लांट है, ऐसे प्लांट है, मैं एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर,
पोजीशन नंबर कौन सी, यहाँ 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 कहाँ है? बिल्कुल टॉप, ये वाला जो एंड है ब्रांचेस की, यहाँ पे हर एक एंड पे, हर मेजर ब्रांच के एंड पर आपको एपिकल मेरिस्टेम। ऐसा नहीं कि सर ये जो सेंटर वाली है ना इसके ऊपर है, बाकी सब ये तो लैटरली ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, लैटरल ब्रांचेस हार्मोनल इफेक्ट की वजह से प्रमोट होती हैं कंपेयर टू एपिकल ब्रांचेस, लेकिन एपेक्स तो सभी ब्रांचेस के टिप पर होगा तभी तो ब्रांच ग्रो करती है। ब्रांच की भी तो लंबाई बढ़ती है ना, वो किसकी एक्टिविटी से बनती है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये ब्रांच चल रही है, इस पर एपिकल मेरिस्टेम है, ये इसकी सब ब्रांचेस निकल रहे हैं इन्हीं से अंदर ग्रोथ होती रहती है ना बेटा। Then there is intercalary meristem. इंटरकैलरी मेरिस्टेम कौन सा होता है? ये वो होता है जो दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, यानी परमानेंट टिश्यूज के बीच में पाया जाता है। इज फाउंड बिटवीन परमानेंट टिश्यूज, बिटवीन टू नोड्स। इसकी एक्टिविटी की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ेगी, इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट। लेकिन कैसे? बाय इंक्रीजिंग इंटरनोडल डिस्टेंस, नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स को कौन बढ़ाएगा बेटा? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये ऐसे है 1 2 3, तो अभी इसको ऐसे कर सकता है, but number of nodes will not change. This is due to the activity of intercalary meristem, और number of nodes बढ़ाने तो you require the activity of apical meristem. ठीक है ना? Intercalary meristem is not commonly seen everywhere. इसके एग्जाम्पल है घास और बांस। बैम्बू प्लांट, ग्रासेस बहुत कॉमनली देखा जाता है। लैटरल मेरिस्टेम में हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे अलग से, जब वो टिश्यू सिस्टम पढ़ा दूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा उसको। तो उसके लिए एक लाइन लिखो, लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम is also present between the permanent tissues and its activity cause increase in the length of the plant, width of the plant. Its activity cause increase in the width of the plant. Width of the plant. ये हम पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। देखो जो मेरिस्टेम की थ्योरीज हैं, इसमें ना एक रूट टिप को एक्सप्लेन करने के लिए और शूट टिप को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज हैं हमारे पास। जो रूट टिप को एक्सप्लेन करती है इसे हम हिस्टोजन थ्योरी कहते हैं, और जो शूट टिप को एक्सप्लेन करती है इसे हम ब्रूनिका कॉर्पस थ्योरी कहते हैं। ओके, शूट टिप की थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी कहती है कि वहाँ पर 3 जर्म लेयर्स हैं, 3 डेवलपमेंटल प्रोमेरिस्टेम्स हैं, जिससे आगे जाकर के टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले होती है डर्मेटोजन,
दूसरी होती है आपकी पेरिप्लम और तीसरी होती है प्लूरोम। ठीक है, इसके अलावा एक कैलिप्रोजन भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। डर्मेटोजन विल गिव राइज टू द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो प्लांट के अंदर एपिडर्मिस की लेयर्स होती हैं उनको ही जन्म देती है। पेरिप्लम विल गिव डेवलपमेंट टू द ग्राउंड टिश्यू। प्लूरोम डेवलपमेंट देती है टू स्टील। स्टील में बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज की बात हम करते हैं, क्योंकि स्टील की कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, है ना। स्टील की कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं कि इस चीज़ को स्टील बोले, क्योंकि हर जगह पर अरेंजमेंट अलग है। तो किस लेयर से किस लेयर तक स्टील बोला जाए, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली स्टील कौन सा पार्ट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज या उसके आसपास के एरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टील बोल देते हैं। तो स्टील का डेवलपमेंट प्लूरोम से होगा रूट्स के अंदर, ग्राउंड टिश्यू का डेवलपमेंट पेरिप्लम से होगा, ये जर्म लेयर्स हैं एक तरीके से समझ लो इनकी इनिशियल, और एपिडर्मल टिश्यूज का डेवलपमेंट किससे होगा, डर्मेटोजन से। टूनिका कॉर्पस थ्योरी में वो कहते हैं देयर आर टू लेयर्स, टूनिका इट विल गिव राइज टू एपिडर्मिस एंड कॉर्पस विल गिव राइज टू द रेस्ट ऑफ द लेयर्स। टूनिका कॉर्पस थ्योरी वाज गिवन बाय श्मिट। जब भी रूट टिप या शूट टिप डेवलप होती है तो वहां पर कुछ सेल्स की लेयर्स, जैसे अपने एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म नहीं बनती, वैसे यहाँ पर डर्मेटोजन, पेरिप्लम, प्लूरोम बनती हैं। डर्मेटोजन बाहर की तरफ सब तरफ किसका डेवलपमेंट कर देगी, एपिडर्मिस का। प्लूरोम अंदर से ग्राउंड टिश्यूज का, जिसके अंदर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स और आपके हाइपोडर्मिस, ये सब लेयर्स आ जाएंगी। और उसके बाद सबसे इनरमोस्ट वेस्कुलर टिश्यूज का, जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट कौन सी लेयर करवाती है, ठीक है। और शूट टिप को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है टूनिका कॉर्पस थ्योरी, जो श्मिट ने दी थी। सर एपिकल और इंटरमेलरी मेरिस्टेम दोनों प्लांट हाइट को इंक्रीज करते हैं, दोनों हाइट, और लैटरल जो है वो विड्थ। लिखिए सबने, समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन में आते हैं आपके। इसके अंदर एक और हेडिंग डाल लो, कैलिप्रोजन, बाद में पढ़ाएंगे क्या होती है कैलिप्रोजन। सर कॉर्पस रेस्ट ऑफ द टिश्यू को हाँ, विजुअलाइज करते हैं। रेस्ट ऑफ द ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिकली पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा, स्क्लेरोकाइमा इस टाइप के टिश्यूज का काम स्टार्ट करते हैं। आज रिवाइज कर लो, टेस्ट के लिए तुम्हारा थोड़ा, ठीक है ना, बहुत अच्छा।